ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हमने लास्ट क्लास में जो था वो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हमने बैलेंस शीट के बारे में बताया था कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। एक दोनों साइड इक्वल होंगे। एक रिपोर्ट फॉर्म में बैलेंस शीट हम बना सकते हैं और एक अकाउंट फॉर्म में बना सकते हैं। रिपोर्ट फॉर्म में ये होता है कि एसेट के नीचे हम डायरेक्ट लिख देते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल, और अकाउंट फॉर्म जैसे हम स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट होते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट होते हैं और राइट हैंड साइड पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं। ठीक है। नाउ इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं? इनकम, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ। इनकम मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें हमें पता चल जाता है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, लॉस है। इनकम का मतलब प्रॉफिट है। ठीक है ना। इसका फार्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एसेट का था एसेट इज इक्वल टू बैलेंस शीट का था बैलेंस शीट इज फार्मूला, बैलेंस शीट का फार्मूला एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और इनकम स्टेटमेंट, इनकम का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। द इनकम स्टेटमेंट इज आल्सो referred to as the profit and loss statement, PLN, statement of income, and the statement of operations. The income statement reports the revenues, gains, expenses, losses, net income for the period of time. If a company's stock is publicly traded, earning per share must appear on the face of the income statement. Now, components of income statement क्या है? income statement comprises of the following main elements. revenue होते हैं और expenses होते हैं, लेकिन ये चूंकि मैंने आपको बताया था ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इनकम स्टेटमेंट में आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह कि इसमें और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है। इसमें थोड़ा सा वजाहत की गई है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है ये इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, मेथड में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी चीज तो वही है। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू जो होते हैं वो जो हम कमाते हैं, जो हम अर्न करते हैं, हम जो रेवेन्यू कमाते हैं, हम जो कमाई करते हैं, अर्न करते हैं, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है ना। सेल्स जो हम कमाते हैं। रेवेन्यू इंक्लूड्स इनकम अर्न फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ एनआईटी। इनकम रेवेन्यू का मतलब है जो हम इनकम कमाते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल एक्टिविटी होता है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, वो कंप्यूटर के पुर्जे बेचता है, कंप्यूटर बेचता है, तो कंप्यूटर बेचने से उसको क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है। तो उसका प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है? मैन्युफैक्चर है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करना। इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल करना मतलब कंप्यूटर वगैरह को सेल करना, उससे उसकी अर्निंग होती है, कमाई होती है। रेवेन्यू इंक्लूड्स इनकम अर्न फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्टिविटीज, इनकम अर्न फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी, मतलब बिजनेस। बिजनेस के जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज है, वो जो कमाई करते हैं, इनकम हासिल करते हैं, इनकम, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था। सो फॉर एग्जांपल इन अ केस ऑफ so for example in the case of a manufacturer of electronic appliances, revenue will comprise of the sales from electronic appliance business. Conversely, if the same manufacturer earns interest on its bank account, it shall not be classified as revenue but as other income. ये रेवेन्यू उसको बोलते हैं जो बिजनेस के जो प्रिंसिपल एक्टिविटी से जो इनकम हासिल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। अब बिजनेस के बाहर अगर ओनर का कोई और वो लेन देन है, उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके इसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसका बिजनेस का ओनर है, उसका पर्सनल अफेयर है। बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई हिसाब किताब है, कोई मैन्युफैक्चरर ने कोई सेल किया है, उस बिजनेस से जो कमाया, इनकम हासिल किया, उसको रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट को बाहर कोई मसला है, कोई और कारोबार वो कर रहा है, उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो, और उसके पैसे जेब में आ रहे हैं, तो वो उसका रेवेन्यू नहीं है बिजनेस का, वो उसका पर्सनल कोई और रेवेन्यू होगा। ठीक है ना। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, ये रेवेन्यू होगा। और एक्सपेंसेस, नाउ इधर जो मैंने आपको बताया था इनकम स्टेटमेंट में, उसमें इसमें ये फर्क है कि इधर एक्सपेंसेस में थोड़ा फर्क आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको बोलते हैं, या कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी एक्सपेंसेस का एक हिस्सा है। इसको क्या बोलेंगे? याद रखो, अब इस तरह हम पढ़ेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है ये एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है, तो इससे माइनस कर, रेवेन्यू से क्या करेंगे? माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि एक्सपेंस है ये। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स sold or services rendered during an accounting period. ठीक है ना। हमने कॉस्ट ऑफ, हमारा जो कॉस्ट आया है अपने सेल्स पर, हमारे बहुत बहुत से कॉस्ट आते हैं सेल्स करने पर, हमारे बहुत से कॉस्ट आते हैं, हजारों चीज कॉस्ट आते हैं हमारे सेल्स करने पर, ये कॉस्ट आता है, उसको क्या बोलते हैं? ये एक्सपेंस है। हम जो सेल्स कमाते हैं उसके ऊपर जो हमारा कॉस्ट आता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक एक्सपेंस है, ये हम आगे इंशाल्लाह उसको करते जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जाम क्वेश्चन में दिया होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, तो आपने उस रेवेन्यू से क्या करना होगा? उसको माइनस करना होगा, रेवेन्यू से माइनस करना होगा आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है। ठीक है ना।
तो रेवेन्यू से जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करना है, माइनस करना है। तो जो रेवेन्यू से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, उसको जो चीज आती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उससे जो चीज आती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। या आगे पढ़ेंगे अदर इनकम लिखा हुआ है, अदर इनकम कंसिस्ट ऑफ इनकम अर्न, अदर इनकम कंसिस्ट ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटीज दैट आर नॉट, मैंने आपको बताया था कि अदर इनकम वो इनकम होता है जो बिजनेस से बाहर होता है और उसके रेवेन्यू में शामिल नहीं होता बिजनेस के, जो उसके पर्सनल अफेयर होते हैं ओनर के। अदर इनकम कंसिस्ट ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट रिलेटेड टू द एंटिटीज मेन बिजनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अदर इनकम ऑफ एन एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इंक्लूड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी एक्सपेंसेस अब आते हैं, ये ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसके नाम तब्दील किए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पर जितना हमारा कॉस्ट आता है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमारा बहुत कॉस्ट आता है, उसको क्या ये एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डिलीवरिंग गुड्स फ्रॉम द बिजनेस प्रेमिसेस टू द कस्टमर्स। बिजनेस के हदूद से जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उसके ऊपर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आता है, ये एक एक्सपेंस है। प्रोडक्ट को गोदाम से उठाकर या जहां पर पड़ा हुआ है बिजनेस के प्रेमिसेस में, अहाते में, उधर से जाकर कस्टमर को पहुंचाने में हमारे ऊपर कुछ चार्ज आता है, कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और ये एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो हमारा एक्सपेंस आता है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरली कंप्राइज ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट and support functions within an organization that are not directly involved in the production and supply of goods and services offered by the entity. Examples of administrative expenses include salary, cost of executive management, हम जो सैलरी देते हैं executive management को, कॉस्ट उस पर हमारा जाता है। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, कानूनी प्रोफेशनल चार्जेस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो आती है। डिप्रिसिएशन ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग, हेड ऑफिस बिल्डिंग का जो डिप्रिसिएशन है उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं। हेड ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर जब डिप्रिसिएशन आता है तो उसको ऊपर हमने एक्सपेंस लगाना होगा हेड ऑफिस बिल्डिंग को मेंटेन करने पर, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आता है। रेंट एक्सपेंस ऑफ ऑफिसेज यूज्ड, रेंट एक्सपेंस ऑफ रेंट एक्सपेंस, रेंट एक एक्सपेंस होता है। द ऑफिसेज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर्पसेस, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आते हैं। कॉस्ट ऑफ फंक्शंस डिपार्टमेंट्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन सच एज फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, नाउ इनकम स्टेटमेंट हमने दो तरीकों से करना है। एक तो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होता है। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का मतलब है हमने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या किया था, हम रेवेन्यू लिख देते हैं, हमारे पास इतना रेवेन्यू है, उससे हम माइनस लेस करते हैं, जितनी भी एक्सपेंसेस होते थे हम उसको एक तरतीब लाइन में लिख देते थे एक्सपेंसेस को, और एक्सपेंसेस को हम माइनस करते, एक्सपेंसेस को टोटल कर देते थे और उस रेवेन्यू से हम माइनस करते तो हमारे पास नेट इनकम आ जाता था। ये क्या होता है, ये सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होता है। द सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट यूजेस अ सिंगल सब टोटल for all the revenue line items and a single subtotal for all expense line items with a net gain or loss appearing at the bottom of the report. Net gain होता है, loss होता है, net income जो आता है आखिर में। This format is most commonly used by businesses that have relatively छोटे ऑपरेशन जिनके होते हैं, छोटे छोटे ऑपरेशन जिनके बिजनेस के होते हैं, वो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल दिया, वो ये रेवेन्यू है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू इतना है, और एक्सपेंसेस जितने भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, पेरोल टैक्स एक्सपेंस है, सैलरीज एंड वेज एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस है, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस इतने हैं, ऊपर से हमने माइनस कर दिया तो नेट इनकम हमारे पास इतना आ गया। नाउ एक होता है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट और एक होता है मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट, मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंशाल्लाह डिटेल से, आगे हम पढ़ेंगे, बहुत काम आएगा, इसको याद रखें। ठीक है, मल्टी स्टेप फॉर्मेट में क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। ऊपर सबसे पहले क्या दिया होगा, नेट सेल्स, सेल्स जितने हमने सेल्स किए, जितना हमारा रेवेन्यू है, सेल्स हम माइनस करते जाएंगे। सेल्स आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लिखेंगे इसके ऊपर, और सेल्स से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेट सेल्स से आपने माइनस कर दिया, एक एक्सपेंस है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये एक एक्सपेंस है, ये हमने रेवेन्यू से या सेल्स से माइनस करना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे किससे, नेट सेल्स से, उससे जो चीज हमारे पास आएगी उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर नीचे कुछ और दिया होगा क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस दिए होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा होगा सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, SG&A,
ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में आते हैं। सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी अब ग्रॉस प्रॉफिट जो ऊपर आया होगा उसे हमने माइनस करता जाओ, ये सारे एक्सपेंसेस है, ग्रॉस इनकम से या ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, SG&A, उससे हमारे पास जो चीज आएगी उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट था, अब क्या चीज आएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से तो क्या चीज आएगी, ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको EBIT भी बोलते हैं। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। बेटे तो इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अब इससे हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या बच जाता है, इंटरेस्ट अगर माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, EBT, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्सेस, आई हट जाएगा। अब अगर टैक्स एक्सपेंस भी माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट। ये इस तरह होता है बेटे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो इसमें इंटरेस्ट भी एक्सपेंस होता है, टैक्स भी एक्सपेंस होता है, दोनों एक्सपेंस हमने माइनस करना होगा स्टेप बाय स्टेप। पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करो तो क्या बच जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस या EBT बच जाता है, क्योंकि आई निकल जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर अगर टैक्स एक्सपेंस भी माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा आखिर में, नेट इनकम बेटे, आफ्टर टैक्स जो बच जाता है। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस माइनस करो तो EBT आ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अगर इंटरेस्ट निकाल दो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दो, ठीक है, तो EBT, अगर टैक्स निकाल दो, टैक्सेस भी माइनस कर दो इधर से, ये गलत है, इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखो, टैक्स एक्सपेंस नहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आई निकल जाएगा, ये आई, ये गलत है, ये टैक्स एक्सपेंस नहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो EBT बच जाता है। अगर आई इधर से निकाल दो, आई ये टैक्स है, ये टैक्स नहीं है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो इससे जब इंटरेस्ट एक्सपेंस EBIT से निकालोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो EBT बच जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, और फिर अगर टैक्स भी माइनस करोगे तो क्या बच जाता है बेटे, नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, या सैंपल आपको दिया होगा कि सैंपल ये क्या है, सैंपल इनकम स्टेटमेंट फॉर एक्सपेंस, फिर करिए एंडिंग, देखिए इसको पढ़े, सैंपल उसी तरह जो मैंने को बताया, नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जी, ऑपरेटिंग इनकम इतना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो क्या बचा, EBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस भी माइनस तो नेट इनकम आ जाता है। इस तरह किया हुआ है। ठीक है बेटे, फिर एक टॉपिक है बेटे जिसको बोलते हैं रियल एसेट्स वर्सेस फाइनेंशियल एसेट्स। ये बहुत आसान है कि रियल एसेट्स कैसे कहते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स कैसे कहते हैं। अ टेंजिबल इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन टच, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। जो रियल एसेट्स होते हैं जो ये टेंजिबल होते हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ये इनटेंजिबल होते हैं। ये खुद आप पढ़े, टाइम मेरे पास नहीं है क्योंकि टाइम मेरे वीडियो का कम है। अ टेंजिबल इन रियल एसेट्स क्या है, अ टेंजिबल इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन टच, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अ टेंजिबल हार्ड प्रॉपर्टी। This contrasts with financial investments such as stocks, bonds and other financial instruments. ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं होते जो स्टॉक बॉन्ड्स होते हैं। ये फाइनेंशियल एसेट्स है, ये स्टॉक्स बॉन्ड वगैरह, ये टेंजिबल होगा जिसको हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह, मशीनरी वगैरह। और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, अ फाइनेंशियल एसेट इज एन इनटेंजिबल एसेट whose value, जिसको हम टच नहीं कर सकते, intangible asset, whose value is derived from a contractual claim such as money at hand or easily accessible in the form of cash deposits। ठीक है बेटे, कैश डिपॉजिट्स, ठीक है, चेक्स, लोन्स, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बॉन्ड, नोट, शेयर्स, ये सारे intangible है। The main difference between financial and real asset is that financial assets are cash and securities such as stocks and bonds, whereas the real assets represent tangible possessions such as real estate, building वगैरह, मशीनरी वगैरह, प्रोडक्शन इक्विपमेंट वगैरह, एंड इन्वेंट्री को हम टच कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म होता है उसका रियल एसेट्स का। ठीक है, और फाइनेंशियल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो मनी के फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, जनरली फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर लिक्विड क्योंकि इसको हम जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को, और रियल एसेट्स को हम इतना जल्दी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग वगैरह को, रियल एसेट, बिकॉज दे कैन बी रेडली कन्वर्टेड टू कैश। फाइनेंशियल एसेट्स को हम बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, रियल एसेट्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते आसानी के साथ कैश में। रियल एसेट्स टेक कंसिडरेबल मोर टाइम टू सेल। ठीक है ना, HR डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो याद रखें कि ये रील, थोड़ा सा टॉपिक था रियल एसेट वर्सेस फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, रियल एसेट जो होते हैं ये इंटेंजिबल होते हैं, ये मनी के फॉर्म, रियल एसेट जो होते हैं ये टेंजिबल होते हैं, ये फिजिकल फॉर्म में होते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, फिजिकल लैंड वगैरह, बिल्डिंग, मशीनरी। और जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, बॉन्ड, नोट्स, शेयर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है ना, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती फाइनेंशियल एसेट्स की। ठीक है बेटे, तो ये आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह आज हमने ये पढ़ लिया। ठीक है,
कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होता है और एक मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट होता है। सिंगल स्टेप हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया था कि रेवेन्यू के डायरेक्ट नीचे एक्सपेंस लिखे थे, और मल्टी स्टेप में ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप आते जाते हैं। पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है, फिर उसके बाद ईबीआईटी आता है, आई निकाल दो ईबीटी बन जाता है, टी निकाल दो तो प्रॉफिट बन। थैंक यू वेरी मच बेटे, इसको आप खुद देखें, बहुत आसान है। ठीक है ना बेटे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।